गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को आप लॉकडाउन के टाइम में अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके क्लास, हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, चैप्टर हम लोग चल रहे हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट, और आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, हेनरी फ्यूल्स ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल सजेस्ट किए हैं। इनको हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। हेनरी फ्यूल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, ज्यादा इनका बस एक थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1841 से लेके 1925। इनका जन्म इस्तांबुल में हुआ था, टर्की में, और ये इनका डेथ पेरिस में हुआ है। इन्होंने ये आइडियाज दिए। ये एक ऑथर भी है, मैनेजमेंट फिलोसोफर है। मैनेजमेंट फिलोसोफर से कहने का मतलब हमारा है कि मैनेजमेंट के फील्ड में इनकी अपनी फिलोसफी है, इनके अपने ऑब्जर्वेशन है, इनके अपने आइडियाज हैं, जो बाद में मैनेजमेंट फील्ड में काफी रिस्पेक्ट के साथ रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, इसको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। हेनरी फ्यूल ने सजेस्ट किया है, तो जो फ्यूल के आइडिया को मानने वाले हैं, या फ्यूल का ये आइडिया फ्यूलिज्म भी कहलाता है। ओके, फ्यूलिज्म, फ्यूलवाद या फ्यूल के आइडियाज। हम लोग इनके एक एक आइडियाज को डील करेंगे इस टॉपिक में। टोटल 14 आइडियाज हैं, तो वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो सकता है। वैसे आपकी सुविधा के लिए इसको हम लोग 2 फ्रैक्शन में करेंगे, क्योंकि एक साथ 14 करने में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग इसे अपनी सुविधा के हिसाब से 2 हिस्सों में करेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज टॉपिक हमारा है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल्स मैनेजमेंट, फ्यूल्स प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। Division of work. See, division of work is simply distributing tasks among tasks. In a management, there are various tasks which is to be performed by workers. Okay, workers. There are so many workers. See, there are various tasks which require different ability, different education, different level of training, different level of skills. Okay, एक मैनेजमेंट में सारे वर्कर्स की क्वालिटी अलग होती है, उनके स्किल्स अलग होते हैं, उनके टास्क्स अलग होते हैं। तो ये हमें क्या सिखलाता है, ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो डिवीजन होना चाहिए वो लेबर के डिवीजन, वर्कर्स और स्किल्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि वो जॉब का डिवीजन, काम का डिवीजन वर्कर के स्किल के हिसाब से करे। ओके, बात समझ में आ रही है कि जो स्किल्स के हिसाब से, जिसकी एबिलिटी ज्यादा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट काम देने चाहिए, जिसके पास कम स्किल्स है उनको सबऑर्डिनेट वाले काम मिलने चाहिए। So division of work ensures that small tasks among skilled labor is to be divided or is to be distributed. Okay, ये चीजें क्या इंश्योर करती है कि अगर हम आदमी को एबिलिटी के हिसाब से काम मिलेगा तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। ये फोकस करता है एफिशिएंसी पे। आपको लगता है ना कि अगर हम आदमी की एफिशिएंसी के हिसाब से काम देंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। कोई ऐसा काम किसी वैसे वर्कर को दे दे जो उसके एफिशिएंसी से बाहर की चीज है, तो वो उस काम को परफॉर्म नहीं कर सकता है। किसी बहुत एफिशिएंट वर्कर को ऐसा काम हम हैंड ओवर करें जहां पे बहुत ज्यादा स्किल्स या एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है, तो वैसे कंडीशन में वो जो एफिशिएंट लेबर होगा, एफिशिएंट वर्कर है हमारे, उनका मोरल डाउन होगा,
तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क इस तरीके से करें कि हम जिसे टास्क दे रहे हैं वो उसके एबिलिटी को, वो उसके एक्सपेक्टेशन को, वो उसके क्वालिटी को मैच करता हो। क्लियर है? डिवीजन ऑफ वर्क, इट डिवाइड्स वर्क अमॉन्ग small tasks among workers according to their skills, according to their efficiency, according to their production capability. Okay, it aims at increasing the efficiency of workers and reducing the cost. Okay, division of work, ये हमारा efficiency बढ़ाएगा, productivity बढ़ाएगा, ये हमारा cost reduction करेगा। अगर हम लेबर को, वर्कर को उनके हिसाब से जॉब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जॉब सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ वर्क में हम ये सारी चीजें इंश्योर करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क में वर्क डिवाइड होता है वर्कर्स के बीच में, उनके स्किल्स, उनकी एबिलिटी के हिसाब से। ओके, अब आते हैं हम लोग इनके दूसरे प्रिंसिपल्स में। इनके जो दूसरे प्रिंसिपल हैं वो है, इनका दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अथॉरिटी का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? ऑथोराइज करना, अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स, अथॉरिटी मीन्स टू गिव पावर टू टेक डिसीजन। ओके, देखिए, किसी को हम कोई काम करने के लिए जो पावर देते हैं वो कहलाता है अथॉरिटी। मुझे अभी आपकी क्लास में भेजा गया है, ओके, इस टॉपिक को डील करने के लिए मुझे मैनेजमेंट ने भेजा है कि आप जाइए क्लास में बच्चों के साथ, आप इस टॉपिक को डील कीजिए। तो मुझे ये जो टॉपिक यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा गया है, इसके लिए मुझे ऑथोराइज किया गया है, मुझे पावर दिया गया है। बात समझ में आ रही है ना? हम किसी से कोई काम लेते हैं, किसी को भी आपके पापा गाड़ी लाते हैं, उन्होंने ड्राइवर रखा तो ड्राइवर को वो गाड़ी की चाबी देते हैं ना, वो ड्राइवर को गाड़ी की चाबी दे देते हैं। यानी गाड़ी चलाने की जो जिम्मेदारी है, गाड़ी चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो उसको आप हैंड ओवर करते हो। किसी से भी हम कोई काम लेते हैं तो उसे हमें पावर देना पड़ता है, अथॉरिटी देना पड़ता है। वी हैव टू गिव सम पावर टू हिम टू टेक डिसीजन ऑन हिज ओन। He can take decision on his own. He can take decision on his own to perform the duty given by you, to perform the duty given by his seniors. So authority, okay, authority and responsibility, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। एक चीज हमें समझना होगा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पैरेलल है। अगर आपको कोई पावर दिया जाता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको पावर दिया गया है, इसके साथ साथ आप, जैसे ही आपको पावर मिलता है आपके साथ जिम्मेदारियां स्वयं जुड़ जाती है। आपने स्पाइडरमैन में देखा होगा ना, वो पीटर पार्कर बताता है ना कि बड़ी ताकतों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां। जैसे ही आपको पावर मिलता है जिम्मेदारी स्वयं आ जाती है आपके साथ। मुझे भी क्लास में भेजा गया, ऑथोराइज किया गया कि मैं जाके इस टॉपिक को डील करूं। तो जैसे ही मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, जैसे ही मुझे ये पावर दिया गया है, मुझे पावर दिया गया है, मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं, आपको अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस दे सकता हूं, क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं आपसे, ये मेरा अथॉरिटी होगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी अथॉरिटी के साथ मुझे मिली है। ठीक है, ये रिटन भी हो सकते हैं, ये हिडन भी हो सकते हैं, अंडरस्टूड भी हो सकते हैं। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टॉपिक में आपको मजा आए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो मैं आपको उसका सॉल्यूशन करूं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूं। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मुझे हर वो तरीका आजमाना, हर वो तरीका करके आपको किसी भी तरीके से ये चीज समझानी है। अगर ये आपके समझ में नहीं आ रही तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल हो रहा हूँ। ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब हुआ कि वेन एवर यू आर गिवन एन अथॉरिटी यू हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर को-रिलेटेड, आर interdependent. Without
authority responsibility is useless. Without responsibility authority is useless. Okay, authority and responsibility. Okay, हमें ना कई बार क्वेश्चन आता है कि authority and responsibility is parallel, justify, explain, give your opinion about the statement. So हम लोग सीधा किसी मैनेजर का ही एग्जांपल ले सकते हैं, किसी वर्कर का एग्जांपल ले सकते हैं. आप किसी को भी कोई काम देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो आपको उसे पूरा करने के लिए अधिकार देना पड़ता है, अथॉरिटी देना पड़ता है. और जैसे ही आप किसी को अथॉरिटी देते हैं, आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है. ओके, सो अथॉरिटी गिव्स पावर्स टू मेक नेसेसरी डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल, मेक्स यू श्योर दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट द गिवन टास्क सिंसियरली. जो भी आपको काम मिला है उसको आप पूरा करने वाले हैं. ठीक है, सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारा तीसरा प्रिंसिपल कहता है, फ्यूल का तीसरा प्रिंसिपल कहता है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स व्हाट? डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा? डिसिप्लिन का मतलब है कि हमारा जो बिहेवियर है, डिसिप्लिन हम कहते हैं ना कि ये बच्चा बहुत डिसिप्लिन्ड है, स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, करते हैं ना हम लोग इस बात का जिक्र. तो डिसिप्लिन का मतलब हमारा सेंस क्या बनता है कि हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो बिहेवियर है, आचरण है, एक्टिविटी है, ठीक है, वो सोसाइटी के जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, जैसे व्यवहार होने चाहिए, एक्सेप्टेड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है. ठीक है, वो मोरल नॉर्म्स को फुलफिल करते हो. ठीक है, डिसिप्लिन्ड होना, डिसिप्लिन मेंटेन करना. हमारे मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट में मैनेजर के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि उसके जो भी सबॉर्डिनेट्स हों, सबॉर्डिनेट्स भी, मैनेजर स्वयं खुद भी, उन्हें मेंटेन करना है, उन्हें ये इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन्ड माहौल क्रिएट करे. ओके, डिसिप्लिन में क्या होगा यहाँ पे कि जो आपके सीनियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन है, ठीक है, इसमें सीनियर जो भी ऑर्डर पास करेंगे ये उसको एक्सेप्ट करेंगे. ये ऑर्डर फोर्स नहीं होना चाहिए, ये वो वॉलेंटियरली उसको एक्सेप्ट करे. सीनियर सबॉर्डिनेट के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे, इनकी प्रॉब्लम को ये समझेंगे, इनकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे. जो सबॉर्डिनेट्स होंगे ये ओबेडिएंट होंगे, पंक्चुअल होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडल्ज नहीं होंगे, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स. यही है ना कि जो हमारे वर्कर हैं वो बात मानने वाले हो, ओबे करने वाले हो, झगड़े से दूर रहें, जो भी डिसीजन लिया जाए उसको वो पूरा करने के लिए वो प्रतिबद्ध हो, डिटरमाइंड हो. ठीक है, जो भी उनसे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है वो उनके मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट है, जहां पे सीनियर्स और सबॉर्डिनेट्स का रिलेशन एक कॉर्डियल होगा, एक डिसिप्लिन हमें क्रिएट करना है, डिसिप्लिन माहौल क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर. जब हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी होती है. सारे मेंबर्स अपने दिए हुए काम को अच्छे से करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी भी आती है और जॉब सेटिस्फैक्शन भी होता है. ठीक है, सो डिसिप्लिन्ड बिहेवियर ऑफ स्टाफ्स हेल्प मैनेजर टू टेक डिसीजन effectively, to implement the decision taken effectively. Okay, so it's a plus point for any management. Disciplined workers, disciplined environment is an asset for every manager. Okay, हम लोगों ने अभी तक 3 किया है. डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स जो टास्क है वर्कर्स के बीच में, वर्क को उनके एबिलिटी, उनके स्किल्स, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बांटना, जितना वो जैसा वो डिजर्व करते हैं वैसा काम उनको देना. ठीक है, सेकंड हमने क्या देखा है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स मैनेजर वर्कर्स को, सबॉर्डिनेट्स को कोई डिसीजन लेने के लिए पावर देते हैं, उन्हें कुछ काम करने के लिए जो
पावर चाहिए, जो मिनिमम पावर चाहिए वो प्रोवाइड किया जाता है उनको, और उस पावर को अनलिमिटेड नहीं दिया जाता है। अगर जब पावर दिया जाता है तो उनके ऊपर ये ऑब्लाइज्ड होता है, ऑब्लिगेशन दिया होता है उनके ऊपर कि वो जिस काम के लिए पावर दिया गया है उस काम को वो अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके, सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड आते हैं हम लोग डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि माहौल ऑर्गेनाइजेशन का एक डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। स्टाफ हो, मैनेजर हो, सभी पंक्चुअल होने चाहिए। जो डिसीजन लिए जाते हैं उसके प्रति वो लॉयल हो, वो उनका जो एटीट्यूड हो वो प्रोडक्टिव हो, डिसिप्लिन हो। अब हम बात करते हैं अगले प्रिंसिपल्स की, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ऑर्डर देने वाले कोई एक हो, जो एक तरह के ऑर्डर में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ओके, इट सजेस्ट दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। देखिए, ये वर्कर है, इनको ऑर्डर देने वाले एक सीनियर है। ओके, अब अगर इन्हें ये भी कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, ये भी कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, ये कलेक्टिवली ये सीनियर्स भी कुछ अलग ऑर्डर दे रहे हैं, तो इनके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि ये कौन से सीनियर्स के ड्यूटी, कौन से सीनियर्स के कमांड को फॉलो करे। आपसे ही कोई, अगर मैंने अभी आपको टास्क दे दिया, इसी क्लास में कुछ और टीचर आ जाते हैं, वो अलग कमांड देने लग जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी बात को माननी है, किसकी बात को नहीं माननी है। तो ऑर्डर में क्या होनी चाहिए? क्लियरिटी होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड सजेस्ट दैट एवरी वर्कर शुड गेट ऑर्डर from one senior. Okay, there should be no mixing up of commands by different seniors. ये क्या करता है? जब ऐसा करेंगे, अगर हम लोग इस केस में आ रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, और इस तरीके से डिसीजन, इस तरीके से कमांड मिलेंगे वर्कर्स को, तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, रिपीटेशन ऑफ वर्क हो सकते हैं। वर्कर्स जो हैं वो गलती ज्यादा करेंगे, हमारी क्या होगी? एफिशिएंसी कम होगी, लो एफिशिएंसी। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए? हमें फोकस करना चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड पे। यूनिटी ऑफ कमांड सजेस्ट दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। ओके, वन सुपीरियर ओनली। इफ द कमांड्स आर गिवन बाय मेनी सुपीरियर्स, इट विल leave the workers in puzzled. Okay. So, अब हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स, ये समझ में आ रहा है ना बाबू? ये समझ में आ रहा है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको जो कमांड मिले वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कमांड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कमांड क्लियर होना चाहिए। जो वर्कर्स है उन्हें ये पता होना चाहिए कि कमांड कहां से ओरिजिन हुआ है और वो किसको रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टली। अब हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब एक बार हम समझते हैं। देखिए, हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है। यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे वैसे पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिनका सुप्रीम कंट्रोल है। इनके नीचे हमारे मैनेजर्स की टीम है, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3, बहुत सारे मैनेजर्स हो सकते हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये जो डायरेक्टर्स हैं इनको कंट्रोल कर रहे हैं, इनके अंडर में बहुत सारे वर्कर्स हो सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है।
इनके ऊपर जिम्मेदारी है। ये चेन बड़ा भी हो सकता है फॉर्म के साइज के हिसाब से, कॉम्प्लेक्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, ये कलेक्टिवली, चाहे वो हमारे ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हो, मैनेजर्स हो, टॉप लेवल के मैनेजर्स हो, उन सब के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में ले जाते हैं। ये डायरेक्ट करते हैं पूरे फर्म को, डायरेक्ट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, गाइड करते हैं, ये टारगेट सेट करते हैं। ओके, डायरेक्शन में हमें क्या देखना होता है कि ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टूवर्ड्स द सेम गोल। देखिए, ये भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जितने लोग कोशिश कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, इनकी कोशिश कहाँ आनी चाहिए? देखिए, मैनेजर का भी यहाँ पे बात समझ में आ रही है। जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं वो एक कॉमन गोल के लिए हो रहे हैं। डायरेक्शन में हमारा, हम अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे स्कूल में, ठीक है। स्पोर्ट्स के हैं, एग्जाम डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी के हैं, क्लास के हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हैं, अकाउंटिंग के हैं। देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बट ऑल द डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग टुगेदर, all the departments working for a common goal, and that goal is the development of the school, the development of its students. Okay, so direction, हमारे जो डायरेक्टर में, डायरेक्शन में जो लोग हैं, वो ये चीज देखते हैं ना कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, ये सारे, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ये क्या करें, इनमें डेवलपमेंट हो। और इनके डेवलपमेंट क्या होंगे, रिलेटेड किससे हैं? कलेक्टिवली स्कूल के डेवलपमेंट से हैं। वैसे ही और जो भी फर्म है, वहां पे भी इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो सारे डिपार्टमेंट अपने लेवल से कंट्रीब्यूट करेंगे और सबका जो कलेक्टिव गोल होगा वो एक डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रही है? दे आर वर्किंग फॉर, they are working in same direction, they have common goal, so unity of direction, निर्देशन की समानता, एक समान डायरेक्शन होना चाहिए। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसको थोड़ा देखते हुए चलते हैं, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड हमें क्या दिखाता है कि एक सबऑर्डिनेट्स को जो ग्रुप होते हैं, उनको ऑर्डर देने वाले एक सीनियर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, कि जो कमांड्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कमांड्स बाय वन सीनियर, यही है ना। और हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि जो हमारे अलग अलग ग्रुप के जो अटेम्प्ट्स हैं, उनका फ्लो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज इन वन डायरेक्शन, यही चीज है ना। कि देखिए, अभी हम लोगों ने देखा है ना, अलग अलग ब्रांच के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जॉब अलग अलग है, एक्टिविटीज अलग है, बट सबका मकसद एक है, सबका डायरेक्शन एक है। ओके, सेकंड हम क्या देखते हैं, पर्पस। इसको अच्छे से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। पर्पस क्या है हमारा इसका, यूनिटी ऑफ कमांड का मेन मकसद है कि जो हमारे परफॉर्मेंस में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, रिपीटेशन नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो, वो दूर करना है ना। तो टू अवॉइड ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, ये कह सकते हैं हम कि हमारा ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, एक वर्कर पे एक सबऑर्डिनेट को अलग अलग ऑर्डर नहीं मिले, दो आदमी एक काम के लिए ऑर्डर नहीं दे, तो ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को हमें इसमें क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्लियर, क्या किस चीज को अवॉइड करना है, रिपीटेशन ऑफ वर्क, अवॉइड रिपीटेशन, ठीक है। पर्पस समझ में आ रहा है कि हमें इस पे क्या करना है, एक
एक सबऑर्डिनेट को अलग अलग ऑर्डर नहीं मिले, ये श्योर करना है। यहाँ पे श्योर करना है कि रिपीटेशन नहीं हो। हम इसके अगर आउटकम की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड के रिजल्ट की बात अगर हम करते हैं, तो ये हमें किस चीज की बात करता है कि हमारा जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका फंक्शन इफेक्टिवली हो। तो इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स, इस पे फोकस करता है। यूनिटी ऑफ कमांड में हम लोग यही तो फोकस कर रहे हैं ना कि जब हमारे सबऑर्डिनेट्स को क्लियर होगा, कमांड क्लियर होंगे, तो वो बिना कंफ्यूज हुए अपने जॉब को अच्छे से कर सकते हैं। और ये किस चीज पे फोकस करता है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन में लेके चलता है, ठीक है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन में लेके चल रहा है ना। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ये किसके बीच में रिलेशनशिप है, ये सीनियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में है। रिलेशन की बात कीजिए तो हम देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में किसके किसके रिलेशनशिप की बात है, तो सीनियर्स और सबऑर्डिनेट्स, यही है ना। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में किसके रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो यहां पे हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स को आपस में रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो फर्म की सारी एक्टिविटीज है वो किस लिए होती है, तो फर्म के गोल के लिए, प्लान के लिए, जिसके लिए हम प्लान करते हैं उसके साथ ये रिलेटेड है, ओके। और हम देखते आ रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस, मीनिंग देख रहे हैं। मीनिंग में क्या है कि कमांड सबऑर्डिनेट्स को एक सीनियर देगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि फर्म की सारी एक्टिविटी को एक डायरेक्शन में लेके चलना है। पर्पस भी देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेशन, यहाँ ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड करना है, यहाँ पे रिपीटेशन को अवॉइड करना है। आउटकम देख रहे हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड से क्या होता है, सबऑर्डिनेट के जो फंक्शंस होते हैं वो काफी एफिशिएंट होते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाया जाता है, ओके। इसकी हम नीड की बात करते हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हो, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करती है। तो फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, आ रही है बात समझ में। और यहां देखते हैं तो इसकी नीड किस लिए है, इसकी जरूरत किस लिए है, तो इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर फर्म। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरे फर्म के इफेक्टिव फंक्शन को श्योर करता है, और यूनिटी ऑफ कमांड हर एक सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को, हर एक सबऑर्डिनेट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करता है, ओके। तो आज हम लोग इस टॉपिक में इतने पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। 5 पॉइंट हो गए, तो पहले हम इस 5 पॉइंट को अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर जो बाकी के बचते हैं वो हम लोग अगली क्लास में डील करेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, इसे आप समझ गए होंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इसको क्लास में शेयर करेंगे, ठीक है। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए, आज के सपोर्ट के लिए